तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे वो हमारा प्रोनाउन है। तो सबसे पहले आपको ये प्रोनाउन टेबल अपनी नोटों में लिख लेनी है और उसके बाद इसका यूज करना हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई होता है, इसका ऑब्जेक्ट हमारा मी होता है, पैसिव एडजेक्टिव इसका माई होता है और इसका पैसिव प्रोनाउन हमारा माइंड होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा माई सेल्फ होता है। नेक्स्ट बी है, ये सब्जेक्टिव केस होता है और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम होता है वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस होता है और पैसिव जो हमारा केस होता है उसका दूसरा नाम होता है जेनेटिव केस होता है। तो बी हमारा सब्जेक्टिव केस है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, अवर हमारा है पैसिव केस, पैसिव एडजेक्टिव में जो आएगा। ध्यान रखना कि पैसिव एडजेक्टिव जब आएगा तो अपने साथ हमेशा नाउन लेके आएगा। जैसे मैंने कहा यह मेरी कार है तो मैं कहूंगा दिस इज माई कार। तो जो कार है वो हमारा नाउन है और माई है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पैसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा पैसिव प्रोनाउन, अवर का अवर्स होगा और क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्फ होगा। नेक्स्ट है यू, सब्जेक्टिव केस है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी है। यदि ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस है और यदि इसका स्थान मेन वर्ब के बाद सेंटेंस में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। योर हमारा पैसिव एडजेक्टिव है, योर्स और योरसेल्फ। नेक्स्ट पर हमारा होगा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। फिर सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ और इट, इट्सेल्फ। तो ये हमारी प्रोनाउन टेबल है और इस प्रोनाउन टेबल को आपको नोटबुक में लिख लेना है। जब तक आपको ये टेबल लर्न नहीं होगी यू कैन नॉट मेक सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पैसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पैसिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और उनका हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी में उनका मीन्स क्या होता है। और जब सब्जेक्टिव केस में यूज होता है तो उसका हिंदी क्या होता है। अब जैसे मैं सबसे पहले सब्जेक्टिव केस के बारे में बता देता हूँ। ये जितने भी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्टिव केस के स्थान पर काम आएंगे। मतलब इनका स्थान हमेशा सब्जेक्ट में रहेगा और मी, अस, अवर, हिम, हर, देम ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। जैसे मैं सेंटेंस आपके लिए कह रहा हूं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो है प्रेजेंट हो गया, था इंडेफिनिट हो गया, मिला के प्रेजेंट डेफिनिट हो गया। कौन स्कूल जाता है, मैं जाता हूं, मैं की मीनिंग आई हो। क्रिया हमारी है जाना, जाना क्या होता है, गो। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो ऐसा कैसे आएगा नहीं, आई गो टू स्कूल, ये हमारा बन गया। अब मैं कहता हूं वह मुझे बुला रहा है, वह मुझे बुला रहा है। अब ये है हमारा सेंटेंस, वह मुझे बुला रहा है प्रेजेंट हो गया, रहा कॉन्टिन्यूअस हो गया, मिला के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। सिंपल सेंटेंस है, कौन बुला रहा है, वह बुला रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एजेमार होती है तो ये के साथ ही जाएगा। बुलाना क्या होता है, कॉल होता है, कॉल में हम क्या लगाएंगे, आई जी लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब किसे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। मुझे की मीनिंग यहाँ पे क्या, आई क्या होती है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है तो मी आएगा। अब मैं कहता हूं मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन चाहिए। अब यहां भी मुझे आ रहा है लेकिन ये मुझे सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, इसका प्लेस सब्जेक्ट पे है। तो मुझे पेन चाहिए, किसको पेन चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे का मीन्स आई होता है, नीड, आई नीड अ पेन। अब तुम ये कहोगे सर यहां मुझे की मीनिंग आपने आई लिखी है और यहां मुझे की मीनिंग आपने मी लिखी है, क्या कारण है। तो जो आपने रट रखा है ना हिंदी में कि मी माने मुझे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्टिव केस है या हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ मुझे की मीनिंग मैंने आई लिखी है, यहाँ ही मुझे की मीनिंग हमने मी लिखी है। तो ये सब्जेक्टिव केस है, मुझे पेन चाहिए, यहाँ पे आया है और यहाँ पे वह मुझे बुला रहा है, किसे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। तो एक्चुअली देखिए किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। जैसे मैं कहता हूं उसने मुझे पेन दिया, मैं कहता हूं उसने मुझे पेन दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किसने दिया, उसने दिया, सब्जेक्ट हमारा ये ही। और गेव की सेकंड में हमारी क्या होती है, गेव होती है।
क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट से सिंपल वैक्यूम सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए जो क्रिया क्या है, देना है आपको। और यदि इस क्रिया से हम क्या लगा के क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त होगा, डायरेक्ट। तो ध्यान रखना, यदि एक ही सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो क्या लगा के क्रिया से क्वेश्चन पूछिए और जो आंसर आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इसी क्रिया से यदि किसे लगा के हम आंसर पूछते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट। यदि एक ही सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट आ रहा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। और मैं ये बता देता हूं कि जो इनडायरेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा लिविंग थिंग्स में आएगा, और जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। तो उसने मुझे पेन दिया, किसे दिया? उसने मुझे पेन दिया। किसने? किसे या किसने? किसे दिया पेन? मुझे। तो किसे से आप क्वेश्चन पूछे, किसे दिया? मुझे दिया। अब वो क्या दिया? पेन दिया। He gave me a pen। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक चीज बता देता हूं, यदि इस तरीके से आपको नहीं मालूम पड़े तो याद रखना, इसमें से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा लीजिए। अब इसका अर्थ करिए, ही गेव मी, उसने मुझे दिया। क्या दिया? कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। यदि बैक में से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो बैक पर डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा। यदि बैक में से इनडायरेक्ट कर्म को हटा देते हैं तो बैक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं कहता हूं ही गेव अ पेन, उसने पेन दिया, बैक का अर्थ निकल रहा है। तो दो तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान कर सकते हैं। बैक में क्रिया में क्या लगा दो, क्या लगाने में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, और किसे लगा दो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। और यदि इंग्लिश में सेंटेंस में पहचान करना है, वैसे ही मैंने बता दिया कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमारा लिविंग थिंग्स आएगा और डायरेक्ट में हमारा नॉन लिविंग थिंग्स आएगा। तीसरा तरीका और देख लीजिए, तीसरा तरीका यह है कि सेंटेंस में से आप डायरेक्ट कर्म को हटा दीजिए और डायरेक्ट कर्म को हटाने पर यदि उसका अर्थ निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है he gave me, उसने मुझे दिया। अब देखो अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब ये कैसा कर्म है? डायरेक्ट। कैसा है? डायरेक्ट। अब मैं मी को हटाता हूं, he gave a pen, उसने पेन दिया, अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके। अब यदि जिस सेंटेंस के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं, डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है, तो उसको हम डेटिव केस ही बोलते हैं। डेटिव, डेटिव केस, इसको हम डेटिव केस ही बोल देते हैं। जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कर्म आ रहे हो ना, इनको हम डेटिव केस बोलते हैं। ओके। अब ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जैसे मैंने कहा वह मुझे बुला रहा है तो ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रही है, शी इज कॉलिंग मी। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वह उन्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग देम, किन्हें? उन्हें। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। तो ये सब्जेक्ट के स्थान में यूज होगा, ये ऑब्जेक्ट के स्थान में यूज होगा। अब हम बात करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव की। पॉसेसिव एडजेक्टिव में मैंने बता दिया इसके साथ हमेशा नाउन आएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, अब कहते हैं यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। अब देखिए है प्रेजेंट हमारा हो गया, लेकिन इसके साथ क्रिया नहीं आ रही। जब बैक में क्रिया ही नहीं आ रही तो कहने का होता हमारी एक बी क्रिया उसका यूज किया जाएगा, और बी की फर्स्ट होती है इज एम आर, तो है के अर्थ में इज एम आर का यूज किया जाता है। यदि यहाँ था होता तो वो एवर का यूज करते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं है। यह मेरी कार है, यह का मतलब हो गया दिस, है का मतलब क्या हो गया? दिस। है का मीन्स हमारे यहाँ पे इज। अब मेरी कार, अब यदि इस नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, अब मैं मेरी कार, तो माय कार, दिस इज माय कार। तो ये माय जो शब्द है ये इस पे अपना अधिकार बता रहा है कि ये मेरी कार है। तो यहाँ पे ये माय है ना, एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव। अब मैंने कहा यह हमारी कार है तो बनेगा दिस इज अवर कार, यह तुम्हारी कार है तो बनेगा दिस इज योर कार, यह उसकी कार है तो बनेगा दिस इज हिज कार, क्योंकि पैसे में हिज आ रहा है।
और लड़के तो दिस इज हर कार, मैं कहता हूं यह उनकी कार है तो बनेगा दिस इज देयर कार। और यदि इसको हमें पैसिव प्रोनाउन में यूज करना है, यदि हमें इसको पैसिव प्रोनाउन में यूज करना है, मैंने कहा यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। अब देखिए ये कार पहले आ रहा है और मेरा शब्द बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है। ये कार मेरी है, ये का मतलब हो गया दिस कार इज माइन। तो ये जो माई कार आ रहा था, माई जो आ रहा था, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वीक एडजेक्टिव, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रांग एडजेक्टिव, स्ट्रांग प्रोनाउन। ठीक है, ये कहने का मतलब माइन है वो स्ट्रांग पैसिव केस है और ये हमारा वीक पैसिव केस है। दोनों पैसिव केस है, दोनों अधिकार बता रहे हैं, लेकिन ये हमारा वीक है, कमजोर है। वो कह रहा है दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, मतलब स्ट्रांग तरीके से बोल रहा है। तो इसका मतलब इसको हम स्ट्रांग पैसिव केस कहेंगे और इसको हम वीक पैसिव केस कहेंगे माई को। और देख लेते हैं, अब मैं कहता हूं यह उसकी कार है तो बनेगा दिस इज हिज कार। दिस उसकी मतलब ही और ही का क्या होता है, ही हिम हिज होता है पैसिव केस, तो बनेगा दिस इज हिज कार। और मैं कहता हूं यह कार उसकी है तो बनेगा दिस कार इज हिज। और लड़की है तो दिस कार इज हर्स, यह उनकी कार है तो बनेगा दिस कार इज देयर्स। यह तुम्हारी कार है तो बनेगा दिस कार इज योर्स। तो कहने का मतलब यह है कि यदि नाउन से पहले अगर वर्ड आ रहा है तो पैसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये जितने भी शब्द है ना अपने साथ नाउन लेके आएंगे जब सेंटेंस में यूज होंगे, ये नाउन लेके आएंगे अपने साथ। और ये हमारे स्वतंत्र आएंगे सेंटेंस में। तो इसलिए मैंने इनको दो भागों में बांटा था, वीक पैसिव और स्ट्रांग पैसिव। आपसे कोई ये हालांकि पैसिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं पर लेकिन आपको याद रखने के लिए मैंने बोल दिया इनको हम वीक पैसिव बोलते हैं और इनको हम स्ट्रांग पैसिव बोलते हैं। जैसे मैंने कहा यह मेरा मोबाइल है तो बनेगा दिस इज माई मोबाइल, यह उसका मोबाइल है तो दिस इज हिज मोबाइल। और मैं कहता हूं यह मोबाइल उसका है तो बनेगा दिस मोबाइल इज हिज, दिस मोबाइल इज हिज। अब देखिए यहाँ पे इन सभी में एस लगा हुआ है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, पर लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा है एस, क्योंकि इसमें पहले से ही एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लग रहा। यहाँ पे देयर्स बोल दिया, यहाँ पे अवर्स बोल दिया, यहाँ पे अवर्स बोल दिया, यहाँ पे योर्स बोल दिया, तो इसके साथ कौन रहेगा, तो इसमें पहले से एस लगा हुआ है, इसलिए एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से इनका यूज होता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है, उसको हम डेटिव केस भी बोलते हैं। दोबारा देख लेना, सब्जेक्टिव केस होता है उसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका दूसरा नाम एक्यूजेटिव केस होता है, और पैसिव केस होता है उसका एक नाम होता है वो हमारा होता है जेनेटिव केस। और पैसिव केस को मैंने दो भागों में बांटा था, एक तो वीक पैसिव और एक मैंने बांटा था स्ट्रांग पैसिव। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका यूज हमारे हिंदी सेंटेंसों में कहाँ होता है, जैसे मैंने कहा मैं स्वयं पढ़ाता हूं, मैंने कहा मैं स्वयं पढ़ाता हूं या मैं खुद पढ़ाता हूं। तो मैं पढ़ाता हूं, मैं का मतलब आई हो गया, पढ़ाना हमारा टीच हो गया, आई टीच। अब आई का पैसिव केस क्या है, माई सेल्फ है, तो बनेगा आई टीच माई सेल्फ, आई टीच माई सेल्फ। कोई मुझसे पूछता कौन रहता है, मैं खुद रहता हूं, तो बनेगा आई लिव माई सेल्फ। हम खुद वहां जाते हैं तो वी गो देयर अवर सेल्फ। वह खुद क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट हिमसेल्फ। वे खुद क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले क्रिकेट देमसेल्फ। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। अब इसके नाम से मालूम चल रहा है रिफ्लेक्सिव, मतलब इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसका प्रभाव कि मैं काम खुद ही कर रहा हूं तो सब्जेक्ट में इसका प्रभाव दिख रहा है कि मैं काम खुद ही करता हूं, तो रिफ्लेक्शन दिखता है। अब जैसे मैंने कहा मैं खुद ही खाना बनाता हूं तो आई कुक फूड माई सेल्फ। वह खुद ही खाना बनाता है तो ही कुक्स फूड हिमसेल्फ। वह खुद ही खाना बनाती है तो शी कुक्स फूड हरसेल्फ। तो कहने का मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, जब हम कहते हैं कि मैं काम खुद ही करता हूं, स्वयं करता हूं, तो वहां पे इन वर्डों का यूज किया जाता है सेंटेंस में।
तो हमने सब्जेक्टिव केस भी पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ लिया, हमने पॉसेसिव केस भी पढ़ लिया, हमने पॉसेसिव प्रोनाउन भी पढ़ लिया और हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़ लिया। तो इस तरीके से इनका सेंटेंसों में यूज होता है। अब एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, सेंटेंसों में बहुत सारे बच्चे हम पूछते हैं सर आई एम अ टीचर। यदि हम बच्चों से पूछते हैं कि सर आई क्या है, तो वो कहते हैं सर सब्जेक्ट है, और मैं कहता हूँ सर एम क्या, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एम तो हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, यदि इज एम आर के बाद अगर मेन वर्ब में आईएनजी आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसका मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब कहां से हो जाएगा? तो कहने का मतलब ये हमारी मेन वर्ब है, इज एम आर। इज एम आर हमारी मेन वर्ब है। और आर टीचर, आप देखिए आर टीचर क्या है, तो मैं कौन हूं? टीचर। और टीचर कौन है? मैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ये एक दूसरे के पूरक है। मैं कौन हूं? टीचर। और टीचर कौन है? मैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है। ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो सेंटेंस में सबसे पहले ये पहचाने कि अगर ये शब्द आया है तो इस शब्द का ग्रामर में यूज क्या है, इसको क्या बोलते हैं। जब तक आपको सेंटेंस में ये नहीं आएगा कि ये ग्रामर में, अब जैसे मैं आपसे बोलूं दिस क्या है, अब दिस इज माई कार, तो ये दिस है ना, ये हमारा प्रोनाउन है। और मैं कहता हूं माई कार क्या है, अब मैं कहता हूं माई कार क्या है, तो कार हमारा क्या है? नाउन है। और माई क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वह होता है जो किसके स्थान पर काम आता है? संज्ञा के स्थान पर काम आता है। तो यहाँ पे जो दिस है ये प्रोनाउन है। तो जब भी आप सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट का भी आपको यूज करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट का भी यूज करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, एक हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो बता दिया, एक हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी होता है सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा ही मेड राहुल पियोन, उसने राहुल को पियोन बनाया। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। मेड हमारा क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और राहुल किसे बनाया? राहुल को क्या बनाया? पियोन। ही मेड राहुल पियोन। तो कहने का मतलब राहुल कौन है? पियोन है। और पियोन कौन है? राहुल है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये किसके स्थान पर आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहे हैं। तो इनको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इनको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आपको ये जो प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन टेबल आपको कंप्लीट तरीके से याद कर लेनी है। जब तक ये आपको याद नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप सेंटेंस मेकिंग में कहीं ना कहीं गलती करोगे। और इस प्रोनाउन टेबल का सबसे ज्यादा यूज ग्रामर में होता है। यदि हम एक्टिव पैसिव देखें तो एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, तो भी हमें ये टेबल चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें प्रोनाउन का चेंज करना पड़ता है, तो ये हमें टेबल चाहिए। सेंटेंस मेकिंग करना है तो ये हमें टेबल चाहिए। तो इस टेबल का हमारे इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज है। जैसे मैंने कहा वह बैठा हुआ है तो मैं कहूंगा ही इज सिटिंग, और वह बैठी हुई है तो मैं बोलूंगा सी इज सिटिंग। वह कार चला रहा है, ही इज ड्राइविंग कार। बे कार चला रहे हैं, दे आर ड्राइविंग कार। राहुल कार चला रहा है, राहुल इज ड्राइविंग कार। तो ये सारे शब्द किसके स्थान पर आ रहे हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर देख लीजिए, वह मुझे बुला रहा है तो मैं कहूंगा ही इज कॉलिंग मी। वह हमें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग अस। वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू। वह मैं उसे बुला रहा हूं तो आई एम कॉलिंग हिम। लड़के तो आई एम कॉलिंग हर, मैं उन्हें बुला रहा हूं आई एम कॉलिंग देम। तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। पैसिव एडजेक्टिव देख लीजिए, पैसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा। जैसे मैंने कहा यह मेरा मोबाइल है तो मैं कहूंगा दिस इज माय मोबाइल। यह तुम्हारा मोबाइल है, दिस इज योर मोबाइल। यह उसका मोबाइल है, दिस इज हिज मोबाइल। और लड़की तो दिस इज हर मोबाइल। तो इस तरीके से यूज होगा पैसिव प्रोनाउन। ये स्ट्रॉन्ग मैंने पैसिव बोला था आपके लिए, स्ट्रॉन्ग पैसिव मतलब स्ट्रॉन्ग है ये। मैंने कहा ये मोबाइल मेरा है तो मैं कहूंगा दिस मोबाइल इज माइन। तो इसका मतलब इसके साथ कोई नाउन नहीं आ रहा, नाउन दिस के साथ आ गया। अब मैं कहता हूं ये मोबाइल, तो दिस हमारा प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और मोबाइल हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। मैं कह रहा हूं दिस मोबाइल इज माइन। मैं कह रहा हूं दिस कार इज माइन। ये कार मेरी है। अब मैं कह रहा हूं कार क्या है? नाउन है। अब मैं बोलूं दिस, अब यहां पे क्या है? तो दिस यहां पे एडजेक्टिव है।
दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। तो कहने का मतलब पैसिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा। ये कार तुम्हारी है, मैं कहूंगा दिस कार इज योर्स, दिस कार इज योर्स, ये कार उसकी है, दिस कार इज हिज। ये कार लड़की है तो दिस कार इज हर्स। ये मैं रिप्लेसिव प्रोनाउन मैंने बताई दिया आपके लिए। मैं खुद पढ़ाता हूं तो बनेगा आई टीच माई सेल्फ, हम खुद पढ़ाते हैं, वी टीच अवर सेल्फ। तुम खुद पढ़ाते हो तो यू टीच योर सेल्फ। वह खुद पढ़ाता है तो ही टीचेज हिमसेल्फ, वह खुद पढ़ाती है, सी टीचेज हरसेल्फ। और देम सेल्फ, वे खुद क्रिकेट खेलते हैं, वे खुद वहां जाते हैं तो दे गो देयर देम सेल्फ, दे गो देयर देम सेल्फ। तो इस तरीके से इस टेबल का यूज हमारी इंग्लिश में होता है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इस टेबल के बारे में यूज करना आएगा।